प्यारे बालकों, अपन ने पहले खंड ब के अंदर संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था और उस प्रस्तावना के मुख्य जो उसके अंदर चीज़ें थी, जिसमें आप लक्ष्य उद्देश्य जो भी मान सकते हैं मौलिक, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर चुके हैं और प्रस्तावना के पूरे बिंदुओं को अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपना जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मुख्य जो बिंदु है वो है संविधान की विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता दी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए इस लाइन को अपन अगर देखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इससे ये साबित होता है कि इसमें जनता ने खुद ही संविधान को स्वीकार किया और जनता द्वारा एक तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही हमारा जो भी लोकतंत्र है उसमें शासन चलता है, या इस संविधान को बनाने वाले भी एक तरह से व्यक्ति जनता के ही प्रतिनिधि थे। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि पूरी शक्ति जिसको कह सकते हैं वो जनता में निहित होती है। तो प्रमुख विशेषता तो यही है कि अपने संविधान के द्वारा हमारे अंदर एक चीज़ विशेष दी गई है इस संविधान में कि पूरी शक्ति जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारा इसमें सक्षम होता है। तो जनता के द्वारा चुना हुआ है, इसका मतलब पूरी शक्ति लोकतंत्र में जनता के हाथ में होती है। नंबर 2, प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर देखिए, हम भारत के लोग हमारे संविधान को हमने एक तरह से जनता की पूरी शक्ति प्रभु सत्ता जनता में निहित है, अर्थात जनता ने ही संविधान को अर्पित किया है और अपने आप में एक तरह से उतारा है, स्वीकार किया है, इसे अंगीकृत किया है। अर्थात प्रस्तावना में पूरे संविधान के मौलिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट भी किया गया है। नंबर 3 जो है उसके अंदर देखिए, अपन यूँ कह सकते हैं कि अपना जो ये संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कह सकते हैं। तो अपन इसको क्यों कह सकते हैं सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा इसलिए कह सकते हैं कि भारत में, अपने देश में जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। अर्थात 395 अनुच्छेद, 22 भाग। अनुच्छेद तो कितने हो गए इसमें? 395। अर्थात विशाल इसलिए कहा गया है कि विश्व में शायद सबसे ज़्यादा अनुच्छेद अपने देश में है। ऐसे ही जो भाग हैं वो 22 हैं, ये भी विशेष हैं। इसके अलावा जैसे अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियां भी अपने देश में 12 हैं, जबकि अन्य देशों में बहुत कम है। परिशिष्ट जो दिए गए हैं वो भी 5 हैं। परिशिष्ट 5 हैं। अर्थात अगर किसी और देश के बारे में अपन बात करें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऐसे ही कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं। लेकिन अपन कह सकते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका है तो वहाँ भी 153 अनुच्छेद ही हैं। अर्थात भारत में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और परिशिष्ट 5 हैं। अर्थात विश्व में सबसे बड़ा, और एक चीज़ विशेष हो रही है, लिखित संविधान है अपने देश का। कई देशों में बहुत कम अनुसूचियाँ हैं, बाकी संविधान अलिखित है, लेकिन अपने देश में सारी चीज़ें इसमें लिखित हैं। नंबर 4, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, अपने लोकतंत्रात्मक शासन में अपन ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसमें 2 सदन दिए गए हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अपन यूँ कह सकते हैं कि एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन में राज्यसभा आता है, निम्न सदन में लोकसभा आता है। इसके अलावा इनका अध्यक्षात्मक जो शासन कई देशों में होता है, वैसे अपने भी यहाँ राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है। चाहे वास्तविक कार्यपालिका में वो वास्तविक
कह सकते हैं कि शासन का जो सेनापति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन का नाम अध्यक्ष किसका नाम होता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। इसके बाद में अपने संविधान में 5वां जो बिंदु है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में हमें पहले 7 अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए 6 अधिकार बचे हैं। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कुल मिलाकर 6 जो ये संवैधानिक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा अपने जो मूल कर्तव्य हैं वो भी 11 संविधान में उल्लेखित किए गए और हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक का दायित्व बनता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगला बिंदु जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये अपने संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं और ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं हर सरकार के एक तरह से पथ प्रदर्शक हैं। पथ प्रदर्शक का मतलब होते हुए आप रास्ता दिखाते हैं और ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। प्यारी बालकों, इसके अलावा समाजवादी राज्य कह सकते हैं अपन। कब ये 7वां बिंदु विशेषताएं जो है उसमें 7वीं विशेषता है समाजवादी गणराज्य। देखिए ये 42वें कौन से, ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसके आधार पर हमारे देश को भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। इसके अलावा देखिए 8वीं जो विशेषता है उसको आप कह सकते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। देखिए प्यारे बालकों, हमारे देश में 18 वर्ष की आयु के उपरांत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार होता है, अर्थात उसे मतदान करने का पूर्ण अधिकार होता है। और इस प्रकार अपन यूँ कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान ने हमारे नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में एक तरह से मताधिकार प्रयोग करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसके अलावा देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य जो अपना 9वीं विशेषता कह सकते हैं अपने संविधान की, पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए प्यारे बालकों, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है हमारे देश में सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अर्थात हमारे देश में किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया गया है कि यह मुख्य धर्म है उसके आधार पे राज कार्य चलेगा या इसको प्राथमिकता रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात सभी धर्मों को समान माना गया है और हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है अपना संविधान। इसके अलावा एकात्मक एवं संघात्मक राज्य, ये 10वीं विशेषता अपन कह सकते हैं। एकात्मक एवं संघात्मक राज्य। प्यारे बालकों, हालांकि हमारे यहाँ संघात्मक राज्य को स्वीकार किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें एकात्मकता भी दिखती है। जैसे इकाहरी नागरिकता है, कुछ बिंदु पर केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, संघसूची है। और कई बार तो ऐसा होता है कि केंद्र राज्य की अपेक्षा कई बिंदुओं, कई नियमों और कई कानूनों को बनाने में अपने आप में अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा जो अगला बिंदु अपन कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एक तरह से संविधान से ही
अपने को ये चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब ये भी एक विशेषता हो गई। हमारे देश में न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें चाहे सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति या पद से रिटायर करना, जिसको सेवानिवृत्त कहते हैं, पद से हटाना, ये सारे कार्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। अर्थात कार्यपालिका का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका होती है उसका इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका एक तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष है, क्योंकि उसके ऊपर कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर देखिए अपन अगला कह सकते हैं कठोरता एवं लचीलापन। कठोरता एवं लचीलापन। प्यारे बालकों, हमारे देश का जो संविधान है वो एक तरह से कठोर भी है और लचीला भी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कई बार कई कानून साधारण बहुमत से पास कर दिए जाते हैं। कई कानूनों के लिए साधारण बहुमत के अलावा विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ जाती है, और कई कानून ऐसे होते हैं जिनको पास करने के लिए वहाँ से नियत 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन होना भी, हाँ होना भी बहुत ज़रूरी है। अर्थात कठोर भी कह सकते हैं। और कई कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिन पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात ये सरल भी है और लचीला भी है और एक तरफ से कठोर भी है। अपन यूँ कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित विशेषताओं में अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी बहुत सी विशेषताएं होती हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनता में सब कुछ निहित है। प्रस्तावना में उसके मौलिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि अनुच्छेद ही 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं, परिशिष्ट 5 हैं, तो विशाल है ही। संसदीय शासन प्रणाली अपने देश ने लोकतंत्रात्मक प्रणाली में अपना रखी है। इसके अलावा मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं, मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि यदि अधिकार दिए गए हैं तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य भी दिए गए हैं, कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व में भाग संख्या 4 जो संविधान का है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये वाद योग्य नहीं है। ये किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका पथ प्रदर्शक करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा देखिए राज्य के समाजवादी गणराज्य, ये 42वें संशोधन 1976 के अंदर हमारे देश को, भारत को एक तरह से समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। इसके अलावा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई। पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों को समान समझा गया और सबको स्वतंत्रता दी गई। एकात्मक संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, अध्यक्षात्मक भी है और संघात्मक भी है एक तरह से। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन होते हैं नियुक्तियाँ और सेवानिवृत्ति जो भी हैं। इसके अलावा कठोर तो है ही, कई जगह कई कानून बनाने में बहुमत में आधे राज्यों को भी समर्थन की जरूरत पड़ जाती है, आधे राज्यों के समर्थन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो कठोरता है, लचीलापन भी है, साधारण बहुमत से भी पास हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे बालकों, इसके अलावा कुछ विशेषताएं और भी है, जैसे आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था इस संविधान में की गई है। इसके अलावा विश्व शांति का समर्थन है। हमारा देश तो हमारा संविधान भी समर्थक है। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्थाएं अपने संविधान में की गई हैं, ताकि वो भी अपना उत्थान कर सकें और सबके लेवल पर आकर समान अपने आप को अवसर प्राप्त कर सकें, जिससे वो भी अपना रोजगार प्राप्त कर सकें, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकें। ये सारी चीज़ें निहित हैं अपने संविधान में। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहुत विशाल है, लिखित है, विश्व में सबसे बड़ा है और इसकी विशेषताएं बहुत अधिक है और अच्छी भी हैं। धन्यवाद।